Hello everyone, welcome back. In previous lecture I explained about the PERT method and its example and also explained the CPM method. In today's lecture I will be explaining the difference between CPM and PERT and what is the crashing of network. So let us start. First of all, we will take a look at the difference between CPM and PERT method, that is critical path method and program evaluation and review technique. So let us discuss the difference between both one by one. So the first point in critical path method is it is an activity oriented technique. The CPM is activity oriented technique while PERT is an event oriented technique. जो CPM है वो क्रिटिकल पाथ मेथड है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड है और जो PERT है वो इवेंट ओरिएंटेड है. ठीक है, जैसे कि कोई रिसर्च वर्क हो गया तो वो PERT में आएगा, कोई इवेंट है अभी जैसे कि कोई दवाई बनानी हो या तो फिर मिलिट्री ऑपरेशन है. और एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग टास्क हो रहा है, ठीक है, मशीनिंग ऑपरेशन, सो दैट विल कम्स इनटू द एक्टिविटी. So CPM is activity oriented while PERT is event oriented. Now another difference is dummy activity are not necessary. In critical path method sometimes it is possible that we can neglect the dummy activities, but in PERT dummy activity are used for representing the proper sequence. यहाँ पे PERT के अंदर जो डमी एक्टिविटीज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर सीक्वेंस यहाँ पे मेंशन करने के लिए डमी एक्टिविटीज़ इम्पोर्टेंट है. इट इज़ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल विथ वेल नोन एक्टिविटी टाइम बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस. CPM में क्या होगा, ये एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है, यानी कि टाइम है कोई भी एक्टिविटी का वो वेल नॉन है, मतलब हम एस्टिमेट किया है पहले, उसका एक्सपीरियंस है या तो फिर हमको मालूम है कि ये एक्टिविटी इतने टाइम में ख़त्म हो जाएगी. जबकि PERT है वो एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है. दिस इज़ अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल विथ अनसर्टेनिटीज़ इन एक्टिविटी ड्यूरेशन. एक्टिविटी की ड्यूरेशन में अनसर्टेनिटीज़ है उसमें, और जो ये मॉडल है दैट इज़ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल. नेक्स्ट डिफरेंस इज इट इज़ सिंगल टाइम एस्टिमेशन, यानी कि यहाँ पे जो टाइम होगा वो सिंगल टाइम होगा, एक ही टाइम होगा. जो भी टाइम है एक्टिविटी का, जैसे कि 1 to 2, यहाँ पे टाइम जो होगा वो सिंगल टाइम होगा. सो इट इज़ अ सिंगल टाइम एस्टिमेशन टेक्निक वाइल द PERT इज़ मल्टी टाइम एस्टिमेशन. जबकि PERT में जो है यहाँ पे T की जगह पे क्या आएगा, T एस्टिमेटेड टाइम आएगा, और वो भी एस्टिमेटेड टाइम फाइंड करने के लिए हमको 3 टाइम चाहिए होगी, ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम प्लस T पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6, तब जाके हमको यहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम मिलेगा. यानी कि मल्टीपल टाइम्स का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा in this method, so it is known as multi-time estimation method. Another difference is CPM is used where emphasis is on optimizing resource allocation and minimizing overall cost. दूसरा जो थिंग इम्पोर्टेंट है वो है CPM के अंदर जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्स अलोकेशन. जो भी रिसोर्स अलोकेट किए हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करना रिसोर्स अलोकेशन को, और मिनिमाइज़ करना ओवरऑल कॉस्ट को. ओवरऑल कॉस्ट हमको मिनिमाइज़ करना है इन CPM मेथड. जबकि PERT में हमारा मेन एम्फेसिस क्या है, PERT इज़ यूज्ड वेयर द एम्फेसिस इज ऑन शॉर्टनिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइम विदाउट कंसिडरिंग कॉस्ट. यानी कि कॉस्ट को कंसिडर किए बगैर हमको जो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन टाइम है वो मिनिमाइज़ करना है बाय एनी सॉर्ट ऑफ मीन्स. ठीक है,
And the last difference is mostly used for industrial plant maintenance, civil construction work. जो CPM मेथड है वो कहाँ पे यूज़ होगी? सो इंडस्ट्री प्लांट मेंटेनेंस है, सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट है। और जो पर्ट है वो कहाँ पे यूज़ होगी? मोस्टली यूज्ड इन डिफेंस प्रोजेक्ट, R&D वर्क, एंड वेयर द एक्टिविटी टाइम कैन नॉट बी रेडिली प्रिडिक्टेड। जहाँ पे एक्टिविटी का टाइम रेडिली प्रिडिक्टेड नहीं है वहाँ पे पर्ट मेथड यूज़ होगी। नाउ let us discuss the crashing of network. Each activity of project consumes resources, so project manager has to calculate the project cost, and it is required that the project cost must be within the budget. ये सभी प्रोजेक्ट के लिए सेम ही होगा। दिस टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। भी कोई भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी तो वहाँ पे दो टाइप की कॉस्ट होगी। First one is direct cost and second one is indirect cost. Now, what is direct and indirect cost? First, let us discuss what is direct cost. Direct cost is that type of cost which depend on the resources involved in the project. These resources are man, machine, material included in the project. These 3M, man, machine, material का और जो रिसोर्सेस यहाँ पे है ये तीनों, उसके लिए जो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी वो होगी डायरेक्ट कॉस्ट, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेस इन द प्रोजेक्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में दो टाइप्स की कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। सो लेट अस सी व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट सचेस जैसे कि लाइसेंस की फ़ी हो गई, रेंट है, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, विच इज़ इररिलेवेंट ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट। यानी कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करो या नहीं करो लेकिन ये सारी फीस तो लगनी है, जैसे कि लाइसेंस की फ़ी है, रेंट है या जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। सो ये सारी फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें कौन कौन सी आएगी? जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना आ रहा है, फिर डेप्रिसिएशन यानी कि जो उसमें की वैल्यू कम कितनी हो रही है जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनकी, डिपेंडिंग ऑन द टाइम कंज्यूम्ड बाय द प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट के कंजम्पशन पे डिपेंड करता है कि जैसे कि रॉ मटेरियल आया तो उसकी वैल्यू कितनी कम हो रही है या बढ़ रही है, ठीक है, उसका डेप्रिसिएशन। एंड द सम ऑफ बोथ कॉस्ट गिव्स द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का सम करेंगे तो हमको प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। हियर इट इज़ द कर्व विच शोज द मिनिमम कॉस्ट एंड direct cost. Now initially the direct cost is very high while the indirect cost is low, but as the project starts the indirect cost starts on increasing while the direct cost starts decreasing, and there is a one particular slope. If we add, then there will be one point where we can get the minimum cost of the project, and that is our ultimate aim. So the total project cost depends on the time of project. So direct cost is high in the beginning of the project due to purchase of material and machine, यानी कि जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो इनिशियल में हाई होगी क्योंकि यहाँ पे हम मशीन्स परचेस करेंगे, ठीक है, उसकी वजह से मटेरियल परचेस करेंगे, रॉ मटेरियल। So as time goes on, direct cost decreases since indirect cost is depending on the time, it increase with the time. और जो indirect cost है वो time के ऊपर डिपेंडेंट है, so वो increase होगी with the increase in time, और जो direct cost है वो decrease होगी with increase in time. Now when the total project cost curve is drawn, the total cost will have minimum value at certain point of time and that point is called as optimum time. यानी कि जो and the cost corresponding cost is called as optimum cost, यानी कि जो project cost का कर्व है
यहाँ पे टोटल कॉस्ट की जो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो मिलेगी, उस मिनिमम वैल्यू के लिए इस पॉइंट पे यहाँ पे जो कॉस्ट होगी प्रोजेक्ट की, दैट विल बी ऑप्टिमम कॉस्ट, एंड दैट टाइम, project time, is called as optimum time. That is the optimum time, and for that the total project cost is the optimum cost of project. Now this is some basic introduction before starting crashing of network. Now we will actually start the crashing of network. Now many cases it is necessary to complete the project earlier than the duration of the time calculated based on CPM. यानी कि कुछ प्रोजेक्ट्स कैसे हो गए कि जहाँ पे इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू कंप्लीट बिफोर द गिवन डेडलाइन, जो भी क्रिटिकल पाथ टाइम है उससे अर्लियर प्रोजेक्ट हमको कंप्लीट करना है. When the project time is required to be reduced from critical time, then it will cause more cost to company. और सिमिलरली अगर कम टाइम में हमको प्रोजेक्ट कंप्लीशन करना है तो उसके लिए कॉस्ट जो होगी वो बढ़ जाएगी. अगर टाइम रिड्यूस करना है तो कॉस्ट जो होगी वो बढ़ जाएगी. सिंपल अगर आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की आप बात करो तो उसके लिए अगर आप अर्जेंट फ़ोटो आपको चाहिए तो उसकी कॉस्ट है वो आपको हायर पे करनी पड़ेगी. और अगर क्योंकि जो सिंपली यहाँ पे भी फैक्टर्स वही इन्वॉल्व है, मैन, मशीन एंड मटेरियल. सो यहाँ पे उनका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करना पड़ेगा, यानी कि उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा. तो उसकी वजह से जो कॉस्ट होगी वो कम टाइम में ख़त्म करने के लिए यहाँ पे कॉस्ट जो होगी वो बढ़ जाएगी फॉर द कंपनी. If we say the time associated with the critical path method as normal time Tn and the cost associated with CPM as Cn, and then the normal time Tn will reduce to crash time when it is required to finish the project early. यानी कि यहाँ पे क्या होगा, suppose we take the time associated with the CPM एज द नॉर्मल टाइम. जो क्रिटिकल पाथ मेथड में जितना टाइम लगता है उसको हम नॉर्मल टाइम लेंगे, ठीक है. एंड उसके लिए जो कॉस्ट एसोसिएटेड होगी उसके साथ दैट विल बी द कॉस्ट फॉर द क्रिटिकल पाथ, वाइल द नॉर्मल टाइम विल बी रिड्यूस्ड टू क्रैश्ड टाइम. यानी कि TC पे जब हम रिड्यूस करेंगे नॉर्मल टाइम टू क्रैश टाइम तो उसके लिए जो कॉस्ट होगी वो इंक्रीज होगी और दैट कॉस्ट विल बी द क्रैश कॉस्ट. और वो क्रैश कॉस्ट क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज़ होगी क्योंकि ये जो क्रिटिकल टाइम है ये हम यहाँ पे जो भी क्रैश टाइम है वो हमको रिड्यूस करना है इसलिए. सो दिस अर्ली फिनिश विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टू CN टू क्रैश्ड कॉस्ट CC. दिस प्रोसेस ऑफ टाइम रिडक्शन इज कॉल्ड क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट, और इसी को कहते हैं क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट, इन विच वी रिड्यूस द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट. बेस्ड ऑन अबव डेटा द कॉस्ट स्लोप इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला. यहाँ पे कॉस्ट स्लोप है उसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिया है जिसमें फर्स्ट है क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम minus crash time. This is the equation for the cost slope. ये इक्वेशन याद रखना, ठीक है. वो आगे हम एग्जांपल में यूज़ करेंगे. क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सिलेक्ट दैट क्रिटिकल एक्टिविटी फॉर क्रैशिंग विच हैज़ मिनिमम स्लोप. यानी कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, टू सिलेक्ट द क्रिटिकल एक्टिविटी फॉर क्रैशिंग विच हैज़ मिनिमम कॉस्ट स्लोप. जिसका कॉस्ट स्लोप जो होगा वो मिनिमम होगा उसे हमको सिलेक्ट करना है फॉर क्रैशिंग. वो एक्टिविटी हम सिलेक्ट करेंगे जिसका कॉस्ट स्लोप मिनिमम होगा, वो एक्टिविटी हम सिलेक्ट करेंगे एज अ पार्ट ऑफ क्रैशिंग. यानी कि उस एक्टिविटी को हमको क्रैश करना है जिसका कॉस्ट स्लोप मिनिमम है.
cost slope means the ratio of increase in cost due to crashing to decrease in time due to crashing। यानी कि अगर कॉस्ट स्लोप में यहाँ पे इक्वेशन में हम देखें तो उसका मीनिंग क्या चल रहा है कि क्रैश कॉस्ट है वो ज़्यादा है नॉर्मल कॉस्ट से, मतलब कॉस्ट में कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन कॉस्ट टू नॉर्मल टाइम ज़्यादा है, क्रैश टाइम कम है, यानी कि डिक्रीज इन टाइम। यानी कि कॉस्ट स्लोप हमको क्या बताएगा कि कॉस्ट कितनी बढ़ाने पे कितना टाइम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे मिनिमम का मतलब क्या होगा, कॉस्ट स्लोप मिनिमम है, यानी कि जो कॉस्ट जो होगा दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द टाइम, और इन दोनों का रेशियो अगर मिनिमम होगा कॉस्ट टू टाइम, सो दैट विल बी द इफेक्टिव एक्टिविटी। So for selecting the crashing, the critical activity which has minimum cost slope is selected. So for that purpose जो भी एक्टिविटी का जो कॉस्ट स्लोप होगा वो मिनिमम होगा वही हम सिलेक्ट करेंगे। This crashing is carried out by reducing the time normal time period of the critical activities of the project by incurring more cost than the normal cost। और उसके लिए हमको जो नॉर्मल कॉस्ट है उससे ज़्यादा कॉस्ट देकर वो एक्टिविटी यहाँ पे कैरिड कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, इफ़ द ऑल critical activity of the project are crashed then the time is minimum time or crashed time। और सिमिलरली हमको वन बाय वन करके जब ऑल एक्टिविटीज़ को क्रैश कर देंगे, क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़ है, सो दैट टाइम हमको मिलेगा मिनिमम टाइम और क्रैश्ड टाइम, यानी कि क्रैशिंग करने के बाद जो लिस्ट टाइम होगा वो हमको मिलेगा, उससे ज़्यादा हम रिड्यूस नहीं कर सकते। दिस विल इंक्रीज द कॉस्ट एंड द कॉस्ट इज कॉल्ड एज द क्रैशिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, और उसके साथ जो एसोसिएटेड कॉस्ट जो होगी वो बढ़ जाएगी और उसी कॉस्ट को कहेंगे क्रैशिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इफ़ ऑल द एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट आर क्रैश्ड then it will cost more and more cost, but it will not give additional advantage over and above the one obtained by crashing only critical activities। अभी पॉसिबिलिटी तो क्या है कि प्रोजेक्ट की जो भी सारी की सारी एक्टिविटीज़ है उनको क्रैश कर दिया जाए, लेकिन उनको क्रैश करने से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट जो होगी वो बढ़ेगी। अगर ऑल एक्टिविटीज़ जो क्रिटिकल है या नहीं है उन सबको क्रैश कर देंगे तो कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसका कुछ एडेड एडवांटेज हमको नहीं मिलेगा। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू क्रैश ओनली क्रिटिकल एक्टिविटीज़। जो भी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है उनको ही क्रैश करना है। सो देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर क्रैशिंग ऑफ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी। जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है उनका क्रैशिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाउएवर इन द प्रोसेस ऑफ क्रैशिंग द क्रिटिकल एक्टिविटीज़ it may so happen that some of non-critical activities becomes critical। यानी कि यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल है कि जब हम क्रैशिंग करेंगे तो क्या होगा, क्रिटिकल एक्टिविटी के क्रैश करने के साथ साथ जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी थी वो अब क्रिटिकल बन गई। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल टू प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप एंड क्रैश ईच एक्टिविटी एंड चेक वेदर एनी अदर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी हैज़ बिकम क्रिटिकल। यानी कि साइड बाय साइड हमको स्टेप बाय स्टेप क्रैश भी करते जाना है और चेक भी करना है कि नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कोई क्रिटिकल तो नहीं बन गई। ठीक है, सो फॉलोइंग आर द स्टेप्स फॉर क्रैशिंग ऑफ द नेटवर्क। फर्स्ट स्टेप इज डिटरमाइन द नॉर्मल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम एंड एसोसिएटेड क्रिटिकल पाथ। यानी कि सबसे पहली थिंग हमको क्या करनी है कि जो नॉर्मल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है और उसके साथ एसोसिएटेड क्रिटिकल पाथ है वो सबसे पहले फाइंड करना है। जैसे CPM या PERT में करते थे वही चीज़ फाइंड करनी है। सेकंड स्टेप इज़ फाइंड आउट द कॉस्ट स्लोप फॉर ऑल एक्टिविटीज़। दूसरी चीज़ क्या करनी है, कॉस्ट स्लोप फाइंड करना है। कॉस्ट स्लोप का इक्वेशन है कॉस्ट स्लोप इज इक्वल टू द क्रिटिकल कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय
नॉर्मल टाइम माइनस क्रिटिकल टाइम। इसको सिंपली अगर याद नहीं रहता है तो अगर जो ज़्यादा टाइम कॉस्ट है उसमें से कम कॉस्ट माइनस करनी है और जो ज़्यादा टाइम है उसमें से कम टाइम माइनस करना है। फॉर रिड्यूसिंग द टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, आइडेंटिफाई एंड crash any activity time having lowest cost slope. This lowest cost slope activity which is crashed is to be crashed up to any following stage is reach. अभी यहाँ पे क्या करना है, जो भी टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हमको रिड्यूस करना है, सो आइडेंटिफाई एंड क्रैश एन एक्टिविटी टाइम हैविंग लोवेस्ट कॉस्ट स्लोप, जो कम से कम कॉस्ट स्लोप है वो एक्टिविटी फाइंड करनी है और उसको क्रैश करना है। एंड दिस लोवेस्ट कॉस्ट स्लोप एक्टिविटी विच इज़ क्रैश्ड इज टू बी क्रैश्ड अप टू एनी ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस इज रीच्ड। यहाँ पे उनको तब तक यहाँ पे क्रैश करना है इफ़ द आइदर ऑफ अदर क्रिटिकल पाथ इज जनरेटेड, अगर कोई दूसरा क्रिटिकल पाथ जनरेट हो जा रहा है तब, या तो फिर दैट क्रिटिकल एक्टिविटी हैज़ रीच्ड मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ क्रैशिंग, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वहाँ तक वो रीच हो गई है। फोर्थ थिंग विच वी नीड टू डू इज इफ द क्रिटिकल पाथ अंडर क्रैशिंग डिटरमाइंड इन स्टेप 1, then continue crashing of the same path. Now crash the next activity of the critical path having lowest cost slope. और अभी हमको आगे क्या करना है कि जो भी क्रिटिकल पाथ हमको मिला क्रैशिंग के अंदर, जो फर्स्ट स्टेप यानी कि फर्स्ट स्टेप के थ्रू, देन वी हैव टू कंटिन्यू द क्रैशिंग वी यूजिंग द सेम पाथ, वी विल रिपीट द प्रोसीजर एंड नाउ वी विल क्रैश द नेक्स्ट एक्टिविटी ऑफ द क्रिटिकल पाथ हैविंग लोवेस्ट कॉस्ट स्लोप, यानी कि जो अगली एक्टिविटी जिसका कॉस्ट स्लोप मिनिमम होगा उसको हम क्रैश करेंगे। एंड स्टॉप दिस प्रोसीजर व्हेन द ईच क्रिटिकल एक्टिविटी हैज़ बीन क्रैश्ड टू इट्स लोवेस्ट पॉसिबल टाइम। और स्टॉप कहाँ पे करना है, जब क्रिटिकल एक्टिविटी का हमको लोवेस्ट पॉसिबल टाइम सबको क्रैश करने के बाद जो मिलेगा वहाँ पे हमको स्टॉप करना है। So this is all about the crashing of network. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.